नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी और दूसरी पीसीएस परीक्षाओं आदि से संबंधित जो पास्ट ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है, उसमें हम पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उसी से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं। इसके तहत हमने आधुनिक भारत से इस चर्चा को प्रारंभ किया है। इसके तहत जो हमने सबसे पहले टॉपिक को जो कंप्लीट किया, उसमें हमने 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनकी आप कह सकते हैं शक्ति संघर्ष जो देखा गया, उसके बारे में चर्चा की। इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो पुराने बीपीएससी के पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार के हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो दूसरी पीसीएस परीक्षाओं और जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार के हैं। और फिर उसके बाद बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा गया, उससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उसके लिए भी हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को किया। फिर उसके बाद हमने 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक स्थिति दिखाई देती है उसके बारे में चर्चा की। और 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उठाया है। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में हमने सबसे पहले तो यह देखा कि जो बीपीएससी से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार के हैं, चाहे वो उत्तरवर्ती मुगलों से संबंधित हों, चाहे आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित हों, उन सभी क्वेश्चंस को हमने देखा। अब दूसरी पीसीएस परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कौन सा है, तो ये टॉपिक है 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति। इसमें जो सिख संप्रदाय है और किस तरीके से सिख संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जब हमने सिख संप्रदाय से संबंधित बीपीएससी के क्वेश्चंस देखे थे तो इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से बीपीएससी ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा था कि जो पटना है, पटना शहर में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना शहर में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उनका जो जन्म है वह पटना में हुआ था और सन थी हमारी सन 1666 ईस्वी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी ने मुख्य रूप से पूछा है। हालांकि दूसरी जो पीसीएस परीक्षाएं वगैरह रही हैं उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके अलावा दूसरे सिख गुरुओं पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये बीपीएससी में भी पूछ लिया जाए। इसलिए सिख संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चंस जो बीपीएससी से दूसरी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए। जो हम 10 सिख गुरुओं की बात करते हैं उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन हैं, इनको हम थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं और इससे बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चंस को समझ पाना। तो जब हम सिख गुरुओं की बात करते हैं तो इसमें 10 सिख गुरुओं के बारे में जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये परंपरा किससे शुरू होती है, तो ये परंपरा, सिखों की जो परंपरा है वह गुरु नानक जी से शुरू होती है। गुरु नानक जी के द्वारा जो है सिख पंथ की स्थापना को किया गया और इनके बाद आप कुल मिलाकर 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक जी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 से लेकर उनका जो कार्यकाल रहा 1539 तक रहा। इनका जो जन्म है वह तलवंडी में हुआ था, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है और वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई, जिसे डेरा बाबा भी कहा जाता है। इनके माता पिता जी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कालू जी और तृप्ता जी था। इनकी पत्नी का जो नाम था वह सुलक्षणी था और ये जाति से खत्री थे। इनको उपाधि भी प्राप्त हुई जिनका नाम था हजरत रब्बुल मजीज। ये सिखों के पहले गुरु हुए और इनके द्वारा जो चलाया गया पंथ है वह नानक पंथ कहलाया और जो इनके शिष्य हुए वही बाद में क्या कहलाए, तो सिख कहलाए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो गुरु नानक जी हैं वह इब्राहिम लोदी के समकालीन हैं और जो इनके शिष्य हुए जिनका नाम था शिष्य लहना या इनको भाई लहना भी कहा जाता है, वे इनके उत्तराधिकारी बने। और इनका नाम क्या रहा, तो अंगद देव की जी के नाम से यह दूसरे गुरु के रूप में सामने आते हैं। यानी जो पहले सिख गुरु हैं वो कौन रहेंगे, तो गुरु नानक जी रहेंगे। और फिर उसके बाद जो उनके शिष्य हैं जिन्हें
आप कह सकते हैं लहना जी हैं, या भाई लहना या शिष्य लहना, जो बाद में दूसरे सिख गुरु के नाम से आप देख सकते हैं। और इनका नाम क्या है, तो अंगद देव जी इनका नाम है। ये जो हैं गुरु नानक जी के शिष्य हैं और ये जाति से खत्री हैं। इनके द्वारा खादुर के क्षेत्र में गुरु गद्दी को बनवाया गया और जो गुरु नानक जी के द्वारा जो लंगर परंपरा शुरू की गई थी, उस लंगर परंपरा को इन्होंने क्या किया है, तो नियमित किया है। इसके अलावा इनको गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सिखों की जो परंपरा आगे बढ़ती है, उसमें अमरदास जी और रामदास जी का नाम आपको ध्यान रखना है। अमरदास जी और रामदास जी दोनों ही जो हैं वह अकबर के समकालीन रहे हैं और इनके साथ जो आप कह सकते हैं अकबर के साथ जो इनका संबंध रहा वह भी काफ़ी बेहतर रहा। यह जो अमरदास जी हैं, इन्होंने नियम बनाया कि लंगर में भोजन किए बिना कोई गुरु जी से नहीं मिलेगा। साथ ही इन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की, जिन्हें मंजी के नाम से भी जानते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अकबर के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और जो अमरदास जी की जो बेटी थी बीबी भानी, जो चौथे गुरु जी रामदास जी की पत्नी हैं, उनके नाम पर अकबर ने उन्हें ज़मीन दी। और इसके बाद जो इनके दामाद हैं, यानी बीबी भानी जी के जो पति हैं और जो इनके शिष्य भी थे रामदास जी, वो इनके उत्तराधिकारी बने। रामदास जी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्हीं के समय में जो इनकी पत्नी बीबी भानी है, उनको अकबर के द्वारा 500 बीघा ज़मीन दी गई, जिस पर बाद में अमृतसर नाम का शहर बसाया गया। शुरुआत में जो उसका नाम था वो रामदासपुर था और रामदास जी के नाम से जो इनके अनुयायी हैं वो क्या कहलाते थे, तो रामदासी कहलाते थे। इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जो गुरु का पद है वह अब से पैतृक हो गया। जो 5वें सिख गुरु हैं, वह भी आप नाम याद रखेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका नाम है अर्जुन देव जी। ये एक तरीके से अकबर और साथ ही साथ जहांगीर के भी समकालीन हैं। इन्होंने जो रामदासपुर, अमृतसर और संतोषसर तालाबों का निर्माण करवाया और अमृतसर के क्षेत्र में ही 1589 में हरमिंदर साहिब जी का इनके द्वारा निर्माण कराया गया, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो आधारशिला है वह एक कादरी संप्रदाय के संत यानी सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। इनके द्वारा तरन तारन और करतारपुर नगरों का भी निर्माण करवाया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा 1604 में आदि ग्रंथ की रचना को किया गया। हालांकि इन्हीं के समय से जो मुग़लों के साथ जो सिखों के संबंध हैं वह बिगड़ गए। जब ऐसा हुआ कि जो जहांगीर का पुत्र है खुसरो, जब उसने विद्रोह किया तो वह भागते हुए पंजाब के क्षेत्र में आया और वह गुरु जी के शरण में आया। गुरु जी के द्वारा इनको एक तरीके से टीका लगाया गया, जिसको बाद में जहांगीर ने इसे एक तरीके से राजद्रोह के रूप में लिया और इस रूप में 1606 में खुसरो को समर्थन देने के चलते इनको मृत्युदंड दे दिया गया। यानी एक तरीके से आप याद रखेंगे कि इन्हीं के समय से जो सिखों और मुग़लों के बीच के जो संबंध हैं वो क्या हो गए, तो कटु हो गए। अब इनके बाद जो आप कह सकते हैं सिख गुरु बने हैं वो हैं, आप नाम याद रखेंगे, उनका नाम है हरगोविंद जी। क्योंकि इनके पिता की हत्या करवा दी गई, इसी वजह से अब इन्होंने सिखों को एक आक्रामक जाति के रूप में ढालने का प्रयास प्रारंभ किया। इसके तहत उन्होंने सिखों में सैनिक भावना को भरा, उनमें सैनिक शिक्षा को प्रारंभ करने पर जोर दिया और स्वयं की रक्षा हेतु शस्त्र धारण करने की भी आज्ञा दी। उन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और जो हमारा हरमिंदर साहिब है यानी स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर 12 फुट ऊंचे एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनमें हर राय और हर किशन जी महत्वपूर्ण हैं। हर राय जी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के काल में शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ और इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनका यानी हरकिशन जी का अपने बड़े भाई राम राय जी से विवाद हो गया, जिसके चलते राम राय जी ने देहरादून में एक पृथक गद्दी को स्थापित किया। इसके बाद जो आप याद रखेंगे जो 9वें सिख गुरु हुए हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी।
गुरु तेग बहादुर जी के संदर्भ में भी आप ये ध्यान रखेंगे कि मुगलों के साथ उनका संघर्ष लगातार जारी रहता है और अंततः 1675 में औरंगजेब के काल में इनको मृत्युदंड या फिर कह सकते हैं हत्या कर दी जाती है। जो अंतिम सिख गुरु हैं वो हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, और ये जो हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। इनका जो जन्म है वह 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने जो है आनंदपुर नगर, जो हिमाचल प्रदेश में पाउंटा साहिब है, इन स्थानों की स्थापना करवाई। इनके द्वारा कृष्ण अवतार और विचित्र नाटक आदि ग्रंथों की भी रचना की गई। इन्होंने जो है 4 महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया, जिसमें आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ महत्वपूर्ण हैं। इनकी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वह खालसा की स्थापना है, जो एक तरीके से सिखों को आक्रामक जाति के रूप में ढलने का एक प्रयास है। सिखों में सैनिक भावना को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। और ये कब किया गया था? तो 1699 में किया गया था। इसके माध्यम से सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा गया। पुरुषों से कहा गया कि वे अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे, और महिलाओं को कहा गया कि वे अपने नाम के आगे कौड़ लगाएंगी। इसमें जो 5 वस्तुएं हैं वो याद रख सकते हैं, जैसे कि केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। इनके काल में मुग़लों से अनेक युद्ध जारी रहे, और इन युद्धों में से कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण है नादौन का युद्ध, आनंदपुर के 2 युद्ध हुए, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध आदि। इनके समय में ऐसा कहा जाता है कि जो आदि ग्रंथ है वह कहीं लुप्त हो गया था, जिसके चलते उसका पुनः संकलन करवाया गया और इसे दशम पातशाह के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे इनकी जो मृत्यु हुई है वह कहाँ हुई है? तो नांदेड़ में हुई है। हालांकि इन्होंने 2 बातों को निश्चय कर दिया था कि अब से गुरु गद्दी को समाप्त कर दिया जाएगा, और जो गुरु बानी है वही गुरु के शब्द होंगे। यानी अब जो धार्मिक तरीके से जो संदेश है, नेतृत्व है, वो किसके हाथ में है? तो गुरु बानी में है। और राजनीतिक नेतृत्व उसके बाद किसका देखा गया? तो बंदा बहादुर का देखा गया। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं, और अब पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी को आधार बनाकर बनाए गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो सिख गुरु हुए हैं वो गुरु नानक जी हुए हैं। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इन्होंने अपने शिष्य को, ठीक है, जिनका नाम शिष्य लहना था, या इनको भाई लहना के नाम से भी जाना जाता है, शिष्य लहना या भाई लहना के नाम से भी जाना जाता है, इनको क्या किया? तो अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध होंगे? तो ये गुरु अंगद जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। यानी हमारे दूसरे गुरु, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो गुरु नानक जी के बाद कौन बनेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे वो हैं गुरु अंगद देव जी। और इस रूप में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, गुरु अंगद। उसके बाद इसी से संबंधित देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? अभी हमने चर्चा की, आप आराम से याद रख सकते हैं। वो क्या है? तो शिष्य लहना, भाई लहना, जो आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से हमने शुरुआती 2 गुरुओं के बारे में बात की कि एक है हमारे गुरु नानक जी और दूसरे कौन हैं? तो गुरु अंगद जी। यानी इन दोनों का नाम याद रखेंगे तो बहुत आसानी से प्रारंभिक 2 गुरुओं के संबंधित क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु नानक जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी कि गुरु अंगद जी? तो गुरु अंगद जी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि एक तो इन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि ये दूसरे सिख गुरु हैं, दूसरे सिखों के गुरु हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनको क्या श्रेय दिया जाता है? तो यह गुरुमुखी के आविष्कारक भी माने जाते हैं, गुरुमुखी के आविष्कारक भी माने जाते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो गुरु नानक जी के द्वारा जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है, लंगर व्यवस्था जो शुरू की गई थी, इसको भी इन्होंने क्या किया है? तो इसको नियमित किया है। यानी गुरु
जी के द्वारा लंगर व्यवस्था के नियमितीकरण का भी श्रेय इनको दिया जाता है। यानी उत्तर हमारा सही क्या हो जाएगा, तो डी उत्तर सही हो जाएगा। ये 3 फैक्ट जो हैं किसी भी साल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी संबंधित एक और क्वेश्चन कि पंजाब में अमृतसर नगर को किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पहले गुरु कौन हैं, तो गुरु नानक जी हैं। दूसरे कौन हैं, तो गुरु अंगद जी हैं, या जिन्हें हम लहना कहते हैं। और तीसरे और चौथे में आप किन किन का नाम याद रखेंगे, तो इसमें अमरदास जी का नाम आप याद रखेंगे और साथ ही साथ रामदास जी का नाम आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था अमरदास जी और रामदास जी के बारे में कि दोनों किसके समकालिक हैं, तो अकबर के समकालिक हैं। और अकबर के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। अकबर ने क्या किया था, तो जो रामदास जी की आप कह सकते हैं पुत्री हैं, ठीक, जिनका नाम था बीबी भानी, रामदास जी की पुत्री बीबी भानी, जो आप कह सकते हैं अमरदास जी की पुत्री, जो रामदास जी की क्या है, तो पत्नी है। रामदास जी की वो क्या है, तो पत्नी है। अमरदास जी की क्या है, पुत्री है। तो इनको क्या दिया था, तो 500 बीघा ज़मीन उन्होंने दिया था। और इसी 500 बीघा ज़मीन पर बाद में अमृतसर शहर को बसाया गया। अमृतसर शहर को बसाया गया। यानी अमृतसर शहर के संदर्भ में किसका ध्यान याद रखेंगे, तो इसमें रामदास जी का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, रामदास जी। ठीक है। अमरदास जी और रामदास जी के बीच संबंध किस प्रकार का, यह भी ध्यान रखेंगे कि अमरदास जी की पुत्री हैं बीबी भानी, जो रामदास जी की पत्नी हैं। और यही बाद में जो है, यानी एक तरीके से रामदास जी अमरदास जी क्या हुए, तो दामाद हुए, उनके वो शिष्य भी थे और वही जो है चौथे गुरु बने। और इन्हीं के समय में जो 500 बीघा ज़मीन है, इस पर अमृतसर शहर की स्थापना को किया गया। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 5वें गुरु जी के समय में इसमें हरमिंदर साहिब का निर्माण हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया। वही सेम क्वेश्चन है कि सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। अभी हमने आपको बताया कि इसमें किसका संबंध आ जाएगा, तो रामदास जी का संबंध आ जाएगा। और उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी, रामदास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अमरदास जी, अर्जुन देव जी, रामदास जी और गुरु गोविंद सिंह। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैं शुरू से देखूं तो देखिए गुरु नानक जी के समय में क्या हुआ है, तो सिख धर्म का प्रारंभ हुआ है, सिख पंथ का प्रारंभ उन्होंने किया है। फिर उसके बाद कौन आए, तो गुरु अंगद जी आए। और अंगद जी को क्या माना जाता है, तो उनको गुरु मुखी से संबंधित माना जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें किनका नाम दिया हुआ है, तो रामदास जी का भी है और अमरदास का भी है। तो अगर हम तीसरे गुरु जी को देखें तो तीसरे गुरु हैं हमारे अमरदास जी और चौथे गुरु क्या हैं, तो चौथे गुरु आप कह सकते हैं तो वो हैं रामदास जी। और अमरदास जी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि अमरदास जी ने क्या किया है, तो विभिन्न क्षेत्रों में सिख पंथ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने, अभी हमने आपको बताया था कि इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। और इन गद्दियों क्या कहा जाता था, तो इन्हीं गद्दियों कहा जाता था मंजी। ठीक है, इन गद्दियों क्या कहा जाता था, तो मंजी कहा जाता था। यानी अमरदास जी से संबंधित ये जो आप कैसे हैं मंजी, ये किससे संबंधित है, तो ये अमरदास जी से संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित नहीं है। ठीक, रामदास जी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था अकबर ने इनको क्या दिया था, तो मतलब इनकी आप कह सकते हैं पत्नी को क्या दिया था, तो 500 बीघा ज़मीन दिया था, जो बाद में अमृतसर शहर से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं अर्जुन देव जी के बारे में कहूँ तो इनके समय में आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। ये वाला तो एकदम सही है, यानी सही उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब मीरी और पीरी परंपरा किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे यह जो परंपरा है ये 6वें गुरु हर गोविंद जी से संबंधित है। 6वें गुरु हर गोविंद जी से संबंधित है, जो एक तरीके से आध्यात्मिक संसार या आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक शक्ति व सांसारिक शक्ति, लौकिक शक्ति भी से हम कह सकते हैं सांसारिक शक्ति।
ठीक। इसका क्या है, इसका द्योतक है, यानी दो शक्तियों का द्योतक या इनका पूरक या इनको संयोजक के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो मीरी पीरी क्या है, एक तरीके से द्योतक है आध्यात्मिक शक्ति का और सांसारिक शक्ति का। किससे संबंधित है, तो हर गोविंद जी से संबंधित है। आपको यह भी ध्यान रखना है दल खालसा किससे संबंधित है, तो इसका जो गठन है वह कर्पूर सिंह जी के द्वारा किया गया था, कर्पूर सिंह जी के द्वारा किया गया था, और ये लगभग 1748 के आसपास की घटना है। यानी इसमें सही सुमेलित युग्म कौन सा है, तो बी ही इसमें सही सुमेलित युग्म है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आदि ग्रंथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया कि सिख गुरु ऐसे कौन से हैं जिन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की। तो अभी मैंने आपको बताया वो कौन से गुरु हैं, पांचवें गुरु हैं। और पांचवें गुरु कौन है हमारे, तो अर्जुन देव जी हैं, जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अर्जुन देव जी के संदर्भ में पहली बात क्या बताई थी, तो आदि ग्रंथ के संकलन से इनका नाम जुड़ा है, आदि ग्रंथ के संकलन से इनका नाम जुड़ा है। इसके अलावा गुरु पद को पैतृक बनाए जाने से इनका नाम जुड़ा है, गुरु पद को पैतृक बनाए जाने से इनका नाम जुड़ा है। यह जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं, और यहीं से जो है मुग़लों से सिखों की क्या होती है, तो शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, तो आप जान सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या है, विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अब देखिए वाला क्वेश्चन, देखिए यही वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ही जुड़ के आ गया कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है, तो वो है हमारे पांचवें गुरु। उत्तर क्या हो जाएगा, डी गुरु अर्जुन देव जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड में आपको कौन कौन, अंगद देव जी, अर्जुन देव जी, हरगोविंद जी और गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अंगद जी कौन है, हमारे दूसरे गुरु हैं। अर्जुन देव जी कौन है, पांचवें गुरु हैं। हरगोविंद जी छठे गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर जी नवे गुरु हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी के समय से ही मुग़लों से जो सिखों की शत्रुता है वह प्रारंभ हो गई। छठे सिख गुरु के में क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे सिखों में लड़ाकू भावना बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक, साथ ही 7वें 8वें तक भी चला। 9वें सिख गुरु के समय में जो औरंगजेब का काल है, ये शत्रुता जारी रही, और 1675 में जो 9वें गुरु हैं हमारे, आप कह सकते हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनको भी मृत्युदंड दिया जाता है। यानी जो गुरु तेग बहादुर जी हैं उनको कब मृत्युदंड दिया, तो 1675 में, और अर्जुन देव जी को वो क्या हैं, तो 1606 में। इनके समय शासक कौन था, तो इनके शासक था जहांगीर, और इनके समय शासक कौन है, तो इनके समय शासक है औरंगजेब। इस प्रकार से इन दो गुरुओं का संबंध जो है वो मुग़ल शत्रुता के एकदम आप कह सकते हैं उच्च सीमा पर जाने से है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए 2 और 4। यही देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। अभी हमने बताया सन क्या है, 1675 ईस्वी, और गुरु जी कौन से हैं, तो हमारे 9वें गुरु हैं। उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, जिन्हें गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। आपको ध्यान रखना है, इसमें नाम किसका है, तो हेमकुंड साहिब का है। उत्तर क्या हो जाएगा, बी हेमकुंड। और ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में जो चमोली ज़िला है, उत्तराखंड में जो चमोली ज़िला है वहाँ पर ये अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। यानी उन्हीं की समाधि कहाँ पे है, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी गुरु गोविंद सिंह जी।
इस रूप में आप देख सकते हैं। ये चित्र है, ये क्या है, तो हुजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ का, और इसको तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, तो नांदेड़ में है। और ये है नांदेड़ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे किसका संबंध कौन से गुरु से है, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध इससे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि इसको बनवाया किसके द्वारा गया है, तो रणजीत सिंह जी के द्वारा इसको बनवाया गया था। किनके द्वारा, रणजीत सिंह जी के द्वारा इसको बनवाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी की महानता किसमें निहित है कि उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया, सिख राज्य के संस्थापक हैं, सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, औरंगजेब को पराजित किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो महानता है वो ये है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, जिसे हम खालसा के नाम से जानते हैं। और इसे कब गठित किया गया है, तो लगभग 1699 ईस्वी में इसे गठित किया गया है। इसके तहत इन्होंने कहा कि पंच ककारों का आपको पालन करना है। जो पुरुष हैं वो अपने नाम के आगे सिंह, जो महिलाएं हैं वो अपने नाम के आगे कौर लगाएंगी। और एक तरीके से उन्होंने आक्रामक जाति के रूप में सिखों को बनाने का कार्य किया है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब अगला प्रश्न देखिए, देखिए वाला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन आया है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया। अभी हमने बताया 1699 में। और ये कौन है गुरु जी, तो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। कौन है हमारे गुरु जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह जी। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि खालसा पंथ कितने साल पहले आरंभ हुआ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, खालसा पंथ कब आरंभ हुआ है, 1699 ईस्वी में। वर्तमान में क्या चल रहा है, तो 2023। यानी अगर हम देखें तो 1700 से लेकर सन 2023 की यात्रा में कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि एक तरीके से इसमें हो गए 323 साल। और 323 साल के आसपास इसमें उत्तर कौन सा है, तो यहाँ हो गया हमारा बी। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन वही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, 1699 में। संबंध किसका है इससे, आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए वाला क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले कौन हुए हैं, तो गुरु नानक जी हुए हैं। ठीक, दूसरे कौन हुए हैं, तो गुरु अंगद जी हुए हैं। फिर उसके बाद अमरदास, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरगोविंद जी, हर राय हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी। और अंतिम गुरु कौन हैं, तो हमारे हैं गुरु गोविंद सिंह। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन पूछा है खालसा के संस्थापक गुरु कौन है, तो वो हैं गोविंद सिंह जी। कब हुआ है, 1699 में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा है और बंदा बहादुर से क्वेश्चन पूछा गया है। बंदा बहादुर के बारे में क्या मानना है, तो हुआ क्या कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बात तय करी थी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बात तय करी कि वो जो है अंतिम सिख गुरु होंगे। और उनके बाद जो है गुरु पद को समाप्त उन्होंने कर दिया, गुरु गद्दी समाप्त कर दी। और धार्मिक सांस्कृतिक नेतृत्व कौन कर रहा है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी कर रहे हैं। तो अब राजनीतिक नेतृत्व किसके हाथ में आएगा, तो यही जो बंदा बहादुर जी हैं इन्हीं के हाथ में आएगा। और इनके द्वारा मुख्य रूप से 1708 से लेकर 1716 तक सिखों का राजनीतिक नेतृत्व किया गया। सिखों का क्या किया गया, तो राजनीतिक नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। सिखों का राजनीतिक नेतृत्व, इनकी जो लड़ाई है वो लंबे समय तक मुग़लों से हुई। और अंततः 1716 में शासक कौन है, तो मुग़ल सम्राट है फर्रुखसियर। कौन है, तो मुग़ल सम्राट है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के काल में क्या होगा कि इनको दिल्ली लाया जाएगा और इनको मृत्युदंड दिया जाएगा।
अब बंदा बहादुर जी का मूल नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे लक्ष्मण देव जो है उनका मूल नाम है, जिन्हें लक्ष्मण देव जो है इनका मूल नाम है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये बी लिखा हुआ है, तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो लक्ष्मण देव जी जो है वह उसका सही उत्तर है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो सिखों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो जो है आपको ध्यान रखना है कि जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह मुख्य रूप से गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उनका जन्म जो है पटना में हुआ। जो दूसरी पीसीएस परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। यूपीएससी का क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे आने वाले बीपीएससी की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँ, तो इनका आपको बार बार रिवीजन करना है। इस तरीके से आज हम फिलहाल यहीं तक रखेंगे। अगले सेशन में 18वीं शताब्दी संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।